जी एवरीवन, यार पिछली वीडियो में था बेसिक्स मोल कंसेप्ट के कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है। हमने पढ़ा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, हमने पढ़े थे कि आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ मोल कंसेप्ट पर। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि एलिमेंट क्या होता है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड एंटायरली ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सिर्फ एक तरह के एटम से बना हुआ हो। जैसे सोडियम का एलिमेंट है यार, तो जो सोडियम का एलिमेंट होगा वो सिर्फ सोडियम के एटम से बना हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरीन के एटम्स बीच में हो या पोटेशियम के एटम्स उसके बीच में हो, ऐसा नहीं होगा। सोडियम का एलिमेंट बस सोडियम के एटम्स से ही बना होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं यार कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है। अ मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली जॉइंड। दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली जॉइन करे जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे O और O जब जुड़ेंगे O2, N और N जब जुड़ेंगे N2, या फिर H2, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यार इसमें दो एटम्स ऑक्सीजन के एक साथ केमिकली जुड़े तो उन्होंने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। इसमें दो एटम्स नाइट्रोजन के एक साथ जुड़े तो उन्होंने नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया। इसमें तीन एटम्स डिफरेंट, एक हाइड्रोजन का, एक सल्फर का, एक ऑक्सीजन का, अलग अलग एटॉमिसिटी थी जिनकी, वो जुड़े और उन्होंने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी मॉलिक्यूल ही है यार। ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली जॉइंड। यार मॉलिक्यूल के केस में क्या था कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर केमिकली जुड़ रहे हैं तो उसे मॉलिक्यूल कह देंगे। उसमें ऐसा नहीं था कि सिमिलर एटम्स जुड़े या डिसिमिलर एटम्स जुड़े। बट कंपाउंड में ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स जुड़ेंगे तब वो एक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे H2SO4 एक मॉलिक्यूल भी है और एक कंपाउंड भी है। H2SO4 डिफरेंट एटम्स हैं, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक साथ केमिकली जुड़ रहे हैं तो एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है। इसमें केमिकली जॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर फिजिकली जुड़ रहे हैं तो वे एक मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, याद रखना इसे भी। अब नेक्स्ट देखते हैं यार कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। यार रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के कंपैरिजन में। किसी के कंपैरिजन में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 100 एंड तुम्हारे आए 80 आउट ऑफ 100, तो मेरे मार्क्स तुम्हारे मार्क्स के रिलेटिव में कितने होंगे? 5/8। यार इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे मार्क्स 5/8 मार्क्स हैं तुम्हारे कंपैरिजन में। ठीक है, मैं बोलूँगा मेरे मार्क्स 5/8 हैं तुम्हारे कंपैरिजन में। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें। जैसे अगर मेरा वेट है 50 किलो और तुम्हारा वेट है 150 किलो, तो मेरा वेट तुम्हारे कंपैरिजन या तुम्हारे रिलेटिव में कितना होगा? 1/3। यार इस चीज़ की कोई यूनिट नहीं होगी। मैं बस ये बोलूँगा कि मेरा वेट तुम्हारे रिलेटिव 1/3 होगा। तो ऐसे ही रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? जब हम किसी एक एटम का मास दूसरे एटम के कंपैरिजन में निकालेंगे तो वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। यार डाल्टन ने कहा था कि मैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालूंगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास डाल्टन के अकॉर्डिंग था मास ऑफ वन एटम of an element divided by mass of one hydrogen atom। ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला कि मैं हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालूंगा। ठीक है। बट यार जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड है या डेफिनेशन जो है रिलेटिव एटॉमिक मास की, वो ये नहीं है। वो है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12
इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। यार ये डेफिनेशन है प्रेजेंट, ठीक है। बट कभी भी अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है ना, तो इसकी कोई नीड नहीं है, सिंपली अब हम देखेंगे कैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि हम मास ऑफ एन एटम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी एक एटम है X, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है, मतलब एटॉमिक नंबर Z है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है A, मतलब मास नंबर A है। तो अगर हमें मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन पता चल जाए, ठीक है, हम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है और हमें मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन पता चल जाए, तो क्या हम पूरे एटम का मास नहीं बता सकते? तो पूरे एटम का मास सिंपली हो जाएगा A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। ओके, ऐसे हो जाएगा एटम का मास, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम इधर यूज़ करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसे हम लिखेंगे कि A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसमें हो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। डिनोमिनेटर में था 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम, तो 1/12 इंटू C12 क्या होता है 612। तो यार नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन से मास ऑफ 1 न्यूक्लियन हुआ, तो रिलेटिव एटॉमिक मास सीधा सीधा आ गया A के इक्वल, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एक एटम का, तो हमें बस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता होने चाहिए, तो हम सिंपली कह देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास किसी दूसरे मॉलिक्यूल के रिलेटिव में, ठीक है, तो वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है यार, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। एटॉमिक मास यूनिट इज equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope, 1/12 into mass of 1C12 isotope। ऐसे डिफाइन होता है यार एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसे 1 डाल्टन भी कहते हैं, और जो प्रेजेंट स्टैंडर्ड चल रहा है यूनिट एटॉमिक मास यूनिट की जगह, वो है U। AMU की जगह U हो गया, जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। यार अभी तक हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें हम मास को बता रहे हैं बिना किसी यूनिट के, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है, जब मास को AMU के टर्म्स में बताएंगे तो वो होगा एटॉमिक मास, और जब मॉलिक्यूल का मास हम AMU की टर्म्स में बताएंगे तो होगा मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास का सिंपल फॉर्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU, मतलब किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल लो और उसके आगे 1 AMU लगा दो, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 AMU, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उसके आगे 1 AMU लगा दो, तो हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, ठीक है। यार अब इस पे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें एटॉमिक मास बताना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 816, ओके, इसका एटॉमिक मास बताना है, तो एटॉमिक मास के लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 16, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया 16। एटॉमिक मास क्या होता है? सीधा सीधा रिलेटिव एटॉमिक मास लिखो, उसके आगे AMU लगा दो,
ओके, तो एटॉमिक मास निकल गया ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कि एक मोल क्या है यार, जिस पे चैप्टर ही भेज रहे हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी, ठीक है। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स या अदर पार्टिकल्स एज दे आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोमर। यार एंटिटीज का मतलब क्या होता है, दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज अ एंटाइटी। ओके, तो यार एक मोल वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें उतनी एंटाइटीज हों जितनी के एटम्स हैं 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोमर में, ठीक है। अब यार एक और चीज़ की डेफिनेशन देखते हैं, एक सोतड़ू इंसान की डेफिनेशन देखते हैं। एक सोतड़ू इंसान वह इंसान है जो कि उतना सोता है जितना कि कुंभकर्ण सोता है। अब एक डेफिनेशन तो ये हो गई, एक सोतड़ू इंसान वो इंसान है जो उतना सोता है जितना कि ये कुंभकर्ण सोता है। अब एक कुंभकर्ण कितना सोता है, 6 महीने, रेफरेंस टू रामायण। तो एक कुंभकर्ण सोता है 6 महीने, तो मैं दूसरी डेफिनेशन क्या बोलूँगा कि एक सोतड़ू इंसान वह इंसान है जो कि 6 महीने सोता है, ठीक है। अब वही चीज़ इसमें लगाते हैं, अगर मैं निकाल लूँ कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोमर में, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो निकाल लूँ, वो एक्सपेरिमेंटली निकले 6.02 इंटू 10⁻23, जिसे हम कहते हैं अवोगाड्रोस नंबर। यार ये एक्सपेरिमेंटली निकले, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या आएगी मोल की, सेकंड डेफिनेशन आएगी कि अ मोल इज दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतनी नंबर ऑफ एंटाइटीज। सो सेकंड डेफिनेशन होगी अ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that contains Na, that is इसे Na से शो करते हैं अवोगाड्रोस नंबर को, that contains Na नंबर ऑफ एंटाइटीज। ओके, तो दूसरी डेफिनेशन ये हो गई। ओके, अब यार कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ग्राम एटम्स क्या होते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्राम आयंस क्या होते हैं। ग्राम एटम्स होते हैं मोल्स ऑफ एटम्स। अगर कहीं पे लिखा है 4 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, तो हम उसे पढ़ेंगे 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऐसे सिमिलरली होता है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर कहीं पे लिखा है 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे पढ़ेंगे 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे ही ग्राम आयंस होगा मोल्स ऑफ आयंस। कहीं पे लिखा है 4 ग्राम आयंस ऑफ Ca2+, दैट वुड बी 4 मोल्स ऑफ Ca2+ आयन। अब यार आगे देखते हैं टर्म्स कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास होता है जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें। अभी तक हम एटॉमिक मास को AMU की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, जब हम उसे ग्राम की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। जो 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। और 1 मोल ऑफ एटम्स में कितनी एंटाइटीज प्रेजेंट होती हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो एक और डेफिनेशन ग्राम एटॉमिक मास की होगी, मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। तो यार अब इस पे देखते हैं, जैसे हमें बोला गया कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बता दो, ऑक्सीजन 816। तो यार हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 AMU। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एक एटम का मास।
हमें निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास बताना है। ठीक है, तो हम सीधा यूनिटरी मेथड से करेंगे। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, that is atomic mass is 16 AMU. Mass of 6.02 into 10⁻23 atoms of oxygen 816 is equal to 16 AMU into 6.02 into 10⁻23। सीधा यूनिटरी मेथड से करा। अब AMU क्या होता है यार, AMU देख लेते हैं। AMU होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। और मास किसी भी एक एटम क्या क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को जब मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम क्या होगा 1/12 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो 12 से 12 कैंसल, दैट कम्स आउट टू बी मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, जो कि होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इन ग्राम्स इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब AMU की जगह इसे पुट करेंगे और 6.02 इंटू 10⁻23 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की कंपैरेटिव वैल्यू आती है 1। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हुआ 16 इंटू 1 ग्राम, तो ये आ गया 16 ग्राम्स। ठीक है, तो यार यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास हमने निकाला था वह 16 AMU और ग्राम एटॉमिक मास आया 16 ग्राम्स। तो यहाँ पर एक नोट है कि जब तक AMU की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, AMU को ग्राम से रिप्लेस करो। ठीक है यार, इसका मतलब क्या है कि जब तक AMU की डेफिनेशन चेंज नहीं होती AMU को ग्राम से रिप्लेस करो डायरेक्ट। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, अभी तक हमने पढ़ी थी कि AMU की डेफिनेशन होती है 1/12 इंटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं नई डेफिनेशन बना रहा हूँ AMU डैश इज इक्वल्स टू 1/6 मास ऑफ C12 आइसोटोप, और अब मैं कह रहा हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास निकाल दो, किसका, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो वी नो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 AMU। नई यूनिट के अकॉर्डिंग ये होगा 12 AMU। ओके, यूनिट हो गई है ट्वाइस, तो वैल्यू हो जाएगी आधी, सीधा यूनिटरी मेथड। तो 1 एटम ऑफ Mg का जो मास है वो है 12 AMU। हमें निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, तो Na एटम्स ऑफ Mg का मास कितना होगा 12 AMU डैश इंटू Na। ओके, तो 12 इंटू AMU डैश क्या है
ट्वाइस एज AMU डैश है ट्वाइस एज AMU, तो ट्वाइस एज AMU इंटू NA। वी नो AMU को जब NA से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंपैरेटिवली 1 आता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है, तो ये होगा 24 ग्राम्स। तो यार इससे हमने क्या देखा कि अगर AMU की डेफिनेशन भी चेंज होती है तो ग्राम एटॉमिक मास तो सेम आएगा, ठीक है, जैसे बिना डेफिनेशन चेंज हुए आ रहा था। बट अब हम जा रही है बात कि नई यूनिट की जगह सीधा ग्राम्स लगा दें। यही इसका पॉइंट का मतलब है कि जब तक AMU की डेफिनेशन पुराने वाली ही रहेगी कि 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, तब तक हम AMU हटाएंगे और सीधा ग्राम्स लगा देंगे। ओके, अब सीधा ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, या मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर मास ऑफ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर Na क्या है, अवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू में पता है 6.02 × 10⁻23 आई थी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है यार। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनका सम इज एटॉमिसिटी। एग्जांपल अगर लें सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मेरे को पूछिए एटॉमिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की एज अ होल, तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी होगी, 4 ऑक्सीजन प्लस 1 सल्फर प्लस 2 हाइड्रोजन, तो टोटल एटम्स है 7, एटॉमिसिटी हो गई 7। यार अब सल्फ्यूरिक एसिड के केस में अगर हमसे पूछी एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ओके, तो वो होगी, हाइड्रोजन के एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, वो है 2। ऐसे ही सल्फर की एटॉमिसिटी होगी 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी होगी 4, ठीक है। तो यार इसमें इंडिविजुअल एटॉमिसिटी भी पूछी जा सकती है, लेकिन अगर मैंने कोई आयोनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, जैसे NaCl, ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड के केस में एटॉमिसिटी इज नॉट डिफाइंड। ये नोट कर लेना यार कि एटॉमिसिटी आयोनिक कंपाउंड के केस में डिफाइन नहीं होती है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ ही जाए और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, NaCl की एटॉमिसिटी 2 मान के सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, ठीक है, आगे चलते हैं यार। अवागैड्रोस हाइपोथेसिस, यार अवागैड्रो ने एक हाइपोथेसिस दी कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट STP। मतलब STP पहले देखते हैं क्या होता है। STP होती है यार स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की हमने एक वैल्यू डिफाइन कर दी जिसे हमने कह दिया STP, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू STP पे होती है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू होती है 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस थी कि इक्वल वॉल्यूम्स किसी भी गैस की इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कंटेन करेगी STP पर, ठीक है। तो यार यहाँ से हमने देखा एक्सपेरिमेंटली यार ये निकाला गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ठीक है, 1 मोल किसी भी गैस के STP पर उसकी वॉल्यूम निकाली गई तो वो आए 22.4 लीटर्स, ठीक है। यार ये एक्सपेरिमेंटल था कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP कम आउट टू बी 22.4 लीटर्स, ठीक है। किसी भी गैस की वॉल्यूम 22.4 आई लीटर्स में STP पर, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ठीक है। जैसे अगर हमें यार एक क्वेश्चन दिया कि 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है एट STP, वॉल्यूम बता दो, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन गैस के, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे पहले। हाइड्रोजन गैस का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 2 ग्राम्स,
तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंस्टिट्यूट 1 मोल। हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास वो मास होता है जो कंस्टिट्यूट करता है 1 मोल को, ठीक है। तो 2 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास है, वो कंस्टिट्यूट करेगा 1 मोल को। 20 ग्राम के मोल्स निकालते हैं, 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कंस्टिट्यूट 1/2 इंटू 20 दैट इज 10 मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन किसी भी गैस के 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का भी 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। 1 मोल ऑफ H2 गैस एट STP ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो 1 मोल का हमें है 22.4, 10 मोल्स का निकालना है तो सीधा सीधा यूनिटरी मेथड से हो जाएगा 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। 10 मोल्स का निकालना है तो वो होगा 22.4 इंटू 10 बराबर 224 लीटर्स। ओके, अब यार हम देखते हैं कि मोल की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अगर हमें दे दिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है, और हमसे पूछ लिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता दो अब इसमें, ठीक है। क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे मेरे को दे दिए कि 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम है, अब इसमें बता दो नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने हैं। 4 मोल्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो 1 मोल का हमें पता है कि Na एटम्स होते हैं, 4 मोल के कितने होंगे 4 इंटू Na, ठीक है। मतलब Na से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें एटम्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम Na से डिवाइड कर देंगे, अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स दे रखा है और मास पूछा है उन एटम्स का, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है 1 मोल एटम का कितना मास होता है ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, तो जितने भी मोल दे रखे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास से, तो मास निकल जाएगा उन एटम्स का। और अगर मास से मोल्स में जाना है तो डिवाइड कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास से। अब यहाँ पर एक नोट है, मोल्स से कुछ भी निकालना है तो मोल्स से कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यार जैसे मोल से एटम्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करा, मोल से मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करा, तो मोल्स से कुछ भी निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो अगर निकालना उनमें से है, अगर एटम्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि एवरेज और मीन एटॉमिक मास क्या होता है। यार एवरेज या मीन का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। कोई क्लास है यार, ठीक है, वहाँ अलग अलग बच्चे हैं, किसी के मार्क्स आए 50 आउट ऑफ 100, किसी के आए 20 आउट ऑफ 100, किसी के आए 100 आउट ऑफ 100। बट एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास जब निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास कैसे निकालेंगे? टोटल मार्क्स जितने होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स। यार हमने आइसोटोप्स पढ़े थे पिछली वीडियो में कि वो एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होंगे उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो यार उनका सबका वेट अलग अलग होता है, तो जब हम उनका वेटेड एवरेज निकालते हैं तो उसे कहते हैं एवरेज या मीन एटॉमिक मास। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं यार। इसका फॉर्मूला होता है यार एवरेज या मीन एटॉमिक मास का
A1 X1 A2 X2 से लेकर AN XN/100। ठीक है, यहाँ पर यार A1 A2 A3 से लेकर के AN क्या है, एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स X1 X2 X3 से लेकर के XN क्या है, परसेंटेज अबंडेंस, मतलब वो कितनी परसेंटेज में नेचर में पाए जा रहे हैं। अगर वो पता है और हमें उनके एटॉमिक मासेस पता हैं तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। परसेंटेज यार, ये जो परसेंटेज अबंडेंस होती है ना, होती है मोल परसेंट। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक क्लोरीन का आइसोटोप 35 वाला और एक क्लोरीन का आइसोटोप 37 वाले दे रखे हैं, क्लोरीन 35 हैज़ 75% अबंडेंस, दैट इज़ की मोल परसेंट 75 है, और 37 वाले की मोल परसेंटेज है 25%। इसका एटॉमिक मास पता है 35 AMU और इसका एटॉमिक मास पता है 37 AMU। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, A1 इंटू X1 उसकी परसेंटेज प्लस A2 37 इंटू X2 उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा 35.5 AM। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं यार, मीन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। ये भी वही बात है, द एवरेज मोलर मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ कंटेनर, उनका मीन या एवरेज। मतलब एक कंटेनर में यार अगर डिफरेंट गैसेस हैं, उनके अलग अलग मोल्स हैं और हमें निकालना है मीन मोलर मास, तो वो आएगा टोटल मास जितना भी कंटेनर का है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हमने मीन मार्क्स निकाले थे टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही मीन मोलर मास निकलेगा टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका फॉर्मूला होता है यार N1 M1 प्लस N2 M2 से लेकर के NN MN अपॉन N1 N2 N3। ओके, यहाँ पर M1 M2 क्या होते हैं यार, वो देखते हैं। M1 M2 M3 Mn होते हैं मोलर मासेस। ओके, और N1 N2 N3 से लेकर के Nn होते हैं, ठीक है, उस गैस के या उस सब्सटेंस से कितने मोल्स हैं उस कंटेनर में वो। यार अब अगर हमें, जैसे ऊपर हमें आइसोटोप्स की परसेंटेज दे रखी थी, अगर सिमिलर तरीके से हमें मोल्स की भी परसेंटेज दे दें तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उधर बन जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 से लेकर के Nn हो जाएगा 100, क्योंकि N1 N2 किस में दे रखे हैं, मोल परसेंटेज में। ठीक है, तो वो टोटल कंस्टिट्यूट कर जाएंगे 100 के इक्वल। ओके, अब यार एक नोट है, गैसेस के केस में अगर गैसेस दे रखी हैं तो मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट सेम बात होगी। ठीक है, मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट सेम बात होगी गैसेस। सर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यार बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे मोल कंसेप्ट पर। यार तब तक के लिए revise the theory and yeah, subscribe to my channel and give a like to this video. Thank you.